गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पुस्तक वितान का पाठ एक सिल्वर वेडिंग। हमने इसमें यशोधर बाबू जी के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उनकी सिल्वर वेडिंग के दिन उनके जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके ऑफिस में, वो लोग कैसे उन्हें मतलब पार्टी वगैरह करने के लिए उन्हें कहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू पैसे तो दे देते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टी करना, गपशप मारनी, चाय पानी पीना, वो सब उनको उनकी परंपरा के विरुद्ध लगता था। और वो किसकी परंपराओं के अनुसार चलते थे? कृष्णदा के, जो कि उनके पहले जो साहब हुआ करते थे। तो आगे देखिए कि इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। देखिए, जो यशोधर बाबू थे, चाहे वो दफ्तर से तो 5 बजे फ्री हो जाते थे, लेकिन उसके बाद का वो समय कैसे व्यतीत करते थे? तो रास्ते में वो बिड़ला मंदिर जाते, वहाँ पर जो भी कथा विचार चल रहा होता, वहाँ पर वो बैठकर वो प्रभु में ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। अखरना क्या होता है? मतलब अच्छा ना लगना। लेकिन उनकी जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मॉडर्न टाइप के हैं, पत्नी भी बच्चों का साथ देती है, लेकिन जो खुद यशोधर बाबू हैं उन्हें ये सब गलत लगता है। तो पत्नी बच्चों को उनकी पूजा वाली बात इसलिए अच्छी नहीं लगती कि उन्हें ये बात मतलब मॉडर्न टाइप की नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि बब्बा, आप कोई बुड्ढे थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं भी। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। मतलब यशोधर बाबू के बच्चे उन्हें कहते थे भी आप इतने बूढ़े नहीं हैं जो आप मंदिर जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन यशोधर बाबू उनकी आलोचना को इग्नोर कर देते थे। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है, क्योंकि उनकी जो सारी बातें थी यशोधर बाबू की, वो किशनदा की परंपराओं के अनुसार चलते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किशनदा जो थे उन्होंने मतलब कि यशोधर बाबू को एक तरह से नौकरी दी थी। उन्होंने उन्हें काम दिया, इसलिए वो किशनदा को अपना मतलब भगवान स्वरूप मानते थे। तो वो उन्हीं की परंपराओं के अनुसार चलते थे। उसके बाद है बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। इसमें अब उनके ऑफिस के बाद पहले वो बिड़ला मंदिर जाते हैं, फिर पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। वही है ना कि अगर वो घर पहले पहुंच भी जाएं तो बच्चों की, पत्नी की सोच विचार उनसे नहीं मिलते, आपस में मतलब कलेश रहने लगता है, लड़ाई होने लगती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर समय अपना बाहर ही व्यतीत करते। 5 बजे ऑफिस से चाहे फ्री हो जाते, लेकिन वो 8 बजे तक किसी न किसी तरह जो भी काम करने होते, साग सब्जी लेनी होती, मंदिर जाते, तो 8 बजे के करीब वो घर पहुंचते थे। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि पुरानी जो इमारतें होती हैं उन्हें तोड़कर कुछ नया बनाया जाता है। तो ऐसे ही जब वो बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने एक मतलब जगह देखी जहाँ पर कभी किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर अब 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। आगे है कि इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता कि जैसे जैसे मतलब नई नई कॉलोनियाँ बन जाती हैं, तो ये DIZ एक एरिया का नाम है, कि कैसे उसकी शक्ल अब बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि नई नई कॉलोनी बन गई, नए नए मकान इमारतें बन गई। लेकिन ये यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं, कि वहाँ गोल मार्केट में जहाँ पहले क्वार्टर हुआ करते थे, अब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। अब वो वहाँ की अपनी यादें जो याद करते हैं गोल मार्केट में, कि कैसे किशनदा का क्वार्टर हुआ करता था, वे वहाँ आया जाया करते थे, तो लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो यशोधर बाबू को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में
पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। मतलब जैसे जैसे उनकी प्रमोशन होती थी तो उन्हें अच्छे क्वार्टर में रहने के लिए जो कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो गोल मार्केट छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया कि जब वो गोल मार्केट में रहा करते थे, उनका भी जो क्वार्टर टूटने का नंबर आया, मतलब वहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, क्योंकि जो सरकार होती है कई बार ऐसा होता है कि पुराने क्वार्टर्स हैं उनको ख़त्म करना होता है, उसके बदले नई बिल्डिंग्स के लिए जो काम किया जाता है। तो जब वो गोल मार्केट में रहते थे तो उस समय जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया था, लेकिन उन्होंने कहीं और अपना एक क्वार्टर अपने नाम करवा लिया था। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फ़िक्रा कहकर मुस्कुराते थे। फ़िक्रा मतलब बेफिक्र से होकर उन्होंने ये कहा कि जब वो जो दूसरा क्वार्टर उन्होंने लिया है अगर वो भी कभी टूटता दिखा तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था। मतभेद होता है विचारों का अलग अलग होना, कि पिछले कई सालों से यशोधर बाबू की और उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की सोच में मतलब वो डिफरेंस आने लगा था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। मतलब जब तक बच्चे छोटे थे वो घर समय से जाते, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे। अब जो उनका बड़ा लड़का था वो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा था। विज्ञापन क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं, लेकिन अब उसको जो विज्ञापन संस्था में जो नौकरी मिली थी ना, वो नौकरी भी यशोधर बाबू के लिए क्या थी, समहाउ। समहाउ का मतलब है जो उचित न हो, क्योंकि नौकरी इतनी बड़ी नहीं थी, ज़्यादा बर्डन नहीं था। अब कम काम करने पर वेतन ज़्यादा देने वाली नौकरी थी, मतलब काम इतना करना नहीं पड़ता था, वेतन अच्छा मिल जाता था, तो इसलिए उनको ये कुछ इसका समझ नहीं आती थी ये बात। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, और शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। अब उनका जो बड़ा बेटा जब नौकरी करने लगा तो उसको 1,500 रुपया मंथली मिलता था। उस समय में ये बहुत बड़ी रकम थी, तो इसलिए यशोधर बाबू उसे इम्प्रॉपर कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलना शुरू हुआ है, और इस नौकरी में स्टार्टिंग से ही रुपया मिल रहा है, इसलिए उन्हें लगा कि इस नौकरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। देखिए, दूसरी बार। और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। देखिए, उनका जो दूसरा बेटा है, चाहे IAS में उसको मतलब पहले नौकरी मिल सकती थी, उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, चाहे उसका रैंक काफ़ी नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस समय तो ज्वाइन किया नहीं, और वो दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा था। तो ये बात भी यशोधर बाबू को समझ नहीं आ रही थी कि जब IAS की परीक्षा देकर नौकरी ही लगना है तो पहले जब उसमें नंबर पड़ गया तो नौकरी क्यों नहीं की। अब उनका तीसरा बेटा जो था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो अब यशोधर बाबू जी कहते हैं कि उनका जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। अब जो बेटी थी उसके लिए कितने लड़के देखे, लेकिन सबको उसने अस्वीकार कर दिया, मतलब शादी के लिए हर बार वो मना करती रही, और अब वो भी डॉक्टरी की जो शिक्षा है उसके लिए वो भी अमेरिका जाने के लिए बार बार कह रही है। आगे है, यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वे खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। मतलब एक तरफ तो जो यशोधर बाबू हैं उन्हें अपने बच्चों की इस तरक्की से खुशी होती है, लेकिन दूसरा ये भी देखते हैं
कि हर कोई अपने में व्यस्त है, परिवार को कोई समय नहीं दे पा रहा, अपनों में ही परायापन मतलब महसूस करते थे वो। मतलब किसी के पास एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए समय नहीं है, किसी के विचार नहीं मिलते, इसलिए उनको सब चीज़ें ये समहाउ लगती हैं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। मतलब कि इसमें वही चीज़ है ना कि वो जो थे यशोधर बाबू, वो परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। तो उन्हें कुछ भी ऐसा गलत लगता था तो वो समहाउ इम्प्रॉपर ही बोलते थे। अब जो उनके बच्चे थे और वो जो गरीब रिश्तेदार होते थे उनको इग्नोर करते थे, तो उन्हें ये बात भी नहीं जचती थी। एनीवे जनरेशन्स में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। मतलब इसमें एक केवल यशोधर बाबू के माध्यम से उस हर एक पिता के बारे में बताया गया है कि कैसे पिता के विचार बच्चों से नहीं मिलते। बच्चे जो है वो मॉडर्न टाइप का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने पुराने ही विचारों के होते हैं। तो इसमें मतलब यही बताया कि जनरेशन्स में गैप तो होता ही है, तो उनके विचारों में गैप आएगा। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी मतलब एक माँ होने के नाते जो उसकी मजबूरी है, उसने उन्हें भी मोड बना डाला है कि चाहे उनकी जो पत्नी थी वो मॉडर्न नहीं थी, लेकिन बच्चों के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा, उसे मॉडर्न बनना पड़ रहा है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार, संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली, कि पहले जब उनकी यशोधर बाबू की शादी हुई थी तो उनके वहाँ पर मतलब ताऊ जी, उनके बच्चे, उनकी बहुएं इकट्ठे रहा करते थे। तो यशोधर बाबू की पत्नी को ये शिकायत थी कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। तो ये सारी शिकायतें जो उनकी पत्नी उनसे कहा करती थी जब वो जॉइंट फैमिली में गाँव में रहा करते थे, कि वहाँ उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी, कि उसका जो उसे नियमों के बंधन में रखा जाता था। तो लेकिन जो इस समय है, जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे मॉडर्न बन गए हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो भी अपने बच्चों की तरह मॉडर्न बनने लगी है, मतलब उनके साथ उनके विचार मिलने लगे हैं। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर मतलब मुख परे करके कहती है, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो। सुभीता मतलब अच्छा लगे। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। मतलब ये था कि अब अगर वो चाहें यशोधर बाबू की उनके अनुसार उनके परिवार के लोग चलें, उनके पुराने विचारों के, तो ये तो कभी भी संभव नहीं है। तो इसमें मतलब मेनली इसमें यही है कि चाहे जनरेशन गैप के कारण बच्चों के विचार अपने पेरेंट्स से, बड़े बुजुर्गों से नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं है कि उन्हें भी एडजस्ट करना चाहिए। और जो बड़े हैं, अब ये नहीं कि अपने सारे नियम, सारी परंपराएं अपने बच्चों पर थोपें, तो आपस में मतलब एडजस्ट करें कि उन्हें भी बड़ों की बातें माननी भी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने भी यही कहा कि पहले चाहे मैंने जैसे भी समय व्यतीत किया हो जॉइंट फैमिली में, लेकिन आज जो बच्चे हैं वो आज के ज़माने की बातें मानते हैं, पुराने समय के ख्यालात के नहीं हैं, तो मैं भी उसी हद तक उन बातों को मानूंगी जिस हद तक मुझे अच्छा लगेगा। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे, मतलब ये सारे उस अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किए हैं। तो ये सब कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते, तो वो अपनी पत्नी को इस तरह से शब्द मतलब मजाक करते हैं, तो उसे वो अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है।
बाध्य मतलब मजबूर, मतलब उन्हें ये पता है कि उनके बच्चे आजकल के ज़माने के हैं, पत्नी को भी उनकी तरह बनना पड़ा है, लेकिन वे खुद जो परंपराओं में बंधे हैं वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए उनका तमाशा बनाया जा रहा हो। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। मतलब ये सारी बातें जो थे ना वो किशनदा कि क्वार्टर के बाहर खड़े ये बातें सोच रहे थे, पुराने समय की जो भी बातें थी या जो आज की थी, तो वो मन ही मन ये भी सोचते हैं कि मेरे लिए यही सही था कि मैं भी किशनदा की तरह विवाह ना करता, ना ये घर गृहस्थी होती और मतलब मैं सब कुछ जो था वो त्याग देता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। मतलब जो यशोधर बाबू थे वो दुविधा में फंसे रहते थे, एक तरफ तो उन्हें एक बात सही लगती थी तो दूसरी भी उनको लगता था कि इसमें भी फ़ायदा था या इसमें भी नुकसान था। कि जब उन्होंने सोचा कि वो किशनदा की तरह रहते, कभी विवाह ना करते, लेकिन फिर जब उन्होंने किशनदा का अंतिम समय देखा था, बुढ़ापा देखा था, तो उन्हें लगा कि अच्छा हुआ जो उन्होंने विवाह किया, कि उनकी पत्नी उनके बच्चे हैं जो उनकी संभाल कर सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने देखा कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब जो किशनदा के जो मित्र थे उन्होंने कहीं ना कहीं, ये सारी जगह के नाम है, कहीं ना कहीं ज़मीन ले ली, मकान बना दिया, लेकिन किशनदा ने कभी मतलब ऐसे धन संपत्ति नहीं जोड़ी। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। कि जब किशनदा रिटायर हो गए और 6 महीने बाद उनसे उनका क्वार्टर खाली करवा लिया गया, तो उन्होंने जितने भी उपकार किए थे लोगों पर, उनमें से किसी ने भी उन्हें अपने पास रखने के लिए नहीं कहा। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। कि उनके जो और मित्र थे वो तो उन्होंने तो नहीं रखा, यशोधर बाबू ने भी उनके सामने मतलब ये प्रस्ताव नहीं रख पाए कि वे उनके पास रह जाएं, क्योंकि यशोधर बाबू की भी शादी हो गई थी, उनकी अपनी फैमिली थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, क्योंकि जो पहले तो नौकरी थी इसलिए क्वार्टर मिला हुआ था, रिटायर हो गए, क्वार्टर भी नहीं था और कोई ज़मीन प्लाट वगैरह कुछ नहीं लिया था कहीं पर भी, तो अब वो किराए पर रहने लगे। फिर वह अपने गांव चले गए, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर मतलब किसी रिश्तेदार से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो हुआ होगा ये मेन लाइन है इसमें, कि अब क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, उनकी पत्नी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे। अब जो चाहे वो अपने गांव में रहते थे, लेकिन कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उनकी खोज खबर ले सके, तो इसलिए किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा होगा। तो उस समय उन्हें लगता है यशोधर बाबू को कि चलो उन्होंने शादी की है तो बुढ़ापे में कहीं ना कहीं तो उसका सुख भी मिलेगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत भी हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा पचीसी किसको कहा गया है? 16 से 25 वर्ष की अवस्था। मतलब उस समय जो बच्चे होते हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। हो सकता है कि 25 वर्ष की अवस्था के बाद, मतलब जब वो थोड़े और बड़े हो जाएं, उनका विवाह हो जाए, शायद से मतलब वो अपने माता पिता की उसको समझ सकें, कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके महत्व को समझें। तो इसलिए वो ये सारी बातें सोचती हैं कि चलो बच्चे चाहे अपनी मनमानी कर रहे हैं तो भी हम लोग भी तो इस उम्र में ऐसे ही करते थे, भी हर कोई यही करता है।
तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की हैं। मतलब जो वो किशनदा की बातें वो याद कर रहे हैं कि किशनदा बताते थे अपने बारे में कि जब वो इस उम्र के थे तो किस तरह से वो तरह तरह की शरारतें किया करते थे। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। अब वो किशनदा की परंपराओं के अनुसार चलते थे कि वो उनकी बातों को याद करते हैं कि वो बताया करते थे कि उस उम्र में, युवावस्था में, तो उन्होंने भी शरारतें की हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, समझदार बने, तो तभी यशोधर बाबू सोचते हैं कि चलो उन्होंने शादी की, हो सकता है आज बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, कल को वो समझदार बन जाएं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, क्योंकि किशनदा की बातों को याद करते हैं कि वो कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। तो वो याद करते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी जब मैं मैट्रिक में था, इसलिए मेरे सिर पर जिम्मेदारी जल्दी पड़ गई और मैं जो युवावस्था की शरारतें होती हैं, जो मनमानी होती हैं, वो नहीं कर पाया। कि अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं भी वो गधा पचीसी, मतलब 16 से 25 वर्ष की जो अवस्था है, कि उस समय के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें, यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं। मतलब कभी कभी ये बातें वो कह जाते थे, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उसका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से यशोधर बाबू यही सोचते थे कि चलो आज बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। इसका कारण ये भी है कि अभी उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं, तो अभी इसलिए उनको इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा कि जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जो भी है, ये सारा कुल मिलाकर यशोधर बाबू को मन ही मन अच्छा लगता है।